मेरे देश के वीर जवानों और भावी शिक्षकों, आज से अपन रीट का भी बैच स्टार्ट कर रहे हैं। रीट के लिए फिजिक्स के टॉपिक्स हैं कुछ आपके सिलेबस में, उनको भी अपन स्टार्ट कर रहे हैं। छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, छोटी छोटी क्लासों में अपन उनको पढ़ेंगे। ठीक है, तो ध्यान से आप उनको पढ़ें, कंटिन्यू आप क्लास लें, तो बिल्कुल आपके जो फिजिक्स से संबंधित जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन इजी सा टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है प्रकाश। तो टॉपिक अपना है प्रकाश। देखिए, बिन प्रकाश सब कुछ अंधेरा ही अंधेरा है। बिन प्रकाश सब कुछ अंधेरा ही अंधेरा है। तो जिंदगी में प्रकाश का होना आवश्यक है। बिना प्रकाश के अंधकारमय जिंदगी है। यहां पर भी आपको अपने जीवन में प्रकाश लाना है तो इस रीट 2021 में सेलेक्ट होना ही है, और हम आपकी उसमें मदद कर रहे हैं। तो प्रकाश अपन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले प्रकाश है क्या? प्रकाश एक ऊर्जा है। प्रकाश एक क्या है? ऊर्जा है। तो प्रकाश जो है आपके पास वो क्या है? ऊर्जा। पढ़ते हैं अपन बचपन से कि प्रकाश सूर्य जो अपने पास प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत है। इससे जो प्रकाश है वो ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में किसमें आता है? ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में आता है। उनको क्या कहते हैं? उनको फोटोन कहते हैं। क्या कहते हैं? तो इसका जो प्रकाश का जो क्वांटा है, क्या? प्रकाश का क्वांटा आपको बताया था, सबसे छोटी इकाई। तो प्रकाश का जो क्वांटा है वो क्या है? वो फोटोन है। तो प्रकाश किसके रूप में आता है? फोटोन के रूप में। अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग अपने मत दिए। डेकार्टे ने बताया कि ये प्रकाश जो छोटी छोटी द्रव्यमान विहीन कणिकाओं के रूप में है। न्यूटन ने इन्हें कणों के रूप में बताया। तो हाइजेन और यंग ने इन्हें तरंग के रूप में बताया। तो यहां पर दो प्रकार की प्रकृति बताई प्रकाश की। न्यूटन के अनुसार कणीय प्रकृति, न्यूटन ने अपना कणीय सिद्धांत दिया था। तो न्यूटन के अनुसार प्रकाश की जो प्रकृति है वो कैसी प्रकृति है? कणीय प्रकृति है। कैसी प्रकृति है? कणीय। ठीक है। और हाइजेन ने क्या बताया? प्रकाश की कैसी प्रकृति है? तरंगी। तो इन्होंने कहा कि तरंग के रूप में गमन करता है, इन्होंने कहा कि कण के रूप में गमन करता है। तो दो प्रकार की प्रकृति हो गई। तो आपसे पूछें कि प्रकाश की प्रकृति तो कणीय भी होती है और तरंगीय भी होती है, तो कहेंगे कि प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है? द्वैत प्रकृति होती है, डबलेट नेचर है। तो किन्हीं परिस्थितियों में कणीय प्रकृति दर्शाएगा, तो किन्हीं परिस्थितियों में कैसी प्रकृति दर्शाएगा? तरंगीय प्रकृति दर्शाता है। ठीक है। अब कुछ प्रभाव कणीय के आधार पर हैं और कुछ प्रभाव तरंगीय प्रकृति के आधार पर होंगे। ठीक है। तो ऊर्जा के पैकेट्स के रूप में गमन करेगा। दो प्रकार की प्रकृति है। न्यूटन ने ये कणीय बताई, हाइजेन ने तरंगीय बताई। तो कणीय प्रकृति के आधार पर आप क्या पढ़ेंगे और तरंगीय प्रकृति के आधार पर आप क्या पढ़ेंगे? देखें, मैं लिख देता हूं कि जो आपने तरंगीय प्रकृति है, ठीक है, इस तरंगीय प्रकृति के आधार पर, और जो कणीय प्रकृति है इस कणीय प्रकृति के आधार पर देखें आप किस प्रकार से। तो तरंग जो आप प्रकाश का परावर्तन पढ़ते हैं, अपवर्तन पढ़ते हैं, व्यतिकरण, ध्रुवण, ये सब किस में आते हैं? तरंगीय प्रकृति में आते हैं। ठीक है। तो इसमें कौन कौन सा आएगा? अपवर्तन आएगा, परावर्तन आएगा, व्यतिकरण, ध्रुवण, विवर्तन, ये सब किसमें आते हैं? तरंगीय प्रकृति के आधार पर। और कणीय के आधार पर कौन से होंगे?
कणी के आधार पर आपके पास होते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव, प्रकाश विद्युत प्रभाव, रमन प्रभाव, कॉम्पटन प्रभाव, रमन प्रभाव, कॉम्पटन प्रभाव। ठीक है, तो ये किस में आएंगे? कणीय प्रकृति में होते हैं। तो प्रकाश के क्वांटा की बात, प्रकाश दो प्रकार का, तरंगीय और कणीय प्रकृति दर्शाता है, और तरंगीय से कौन से प्रभाव देखेंगे और कणीय से कौन से प्रभाव, ये सब चीजें अपन इसके अंदर देख चुके हैं। नेक्स्ट अपन बात करेंगे कि जो प्रकाश है उसके स्रोत कौन से। प्रकाश जो है भैया आपने देखा, अपने आसपास जितने भी लाइट आप देखते हैं उसके कई सारे स्रोत देखने को मिलते हैं, जिनमें से कुछ हैं प्राकृतिक और कुछ हैं कृत्रिम। तो प्राकृतिक कौन से और कृत्रिम कौन से? प्राकृतिक जो प्रकृति ने बनाए हैं वो प्राकृतिक हैं, और कृत्रिम जो हम मानव ने बनाए हैं वो कैसे होंगे? कृत्रिम होंगे। तो प्रकाश स्रोत इनकी बात करेंगे तो पहला आपके पास होगा प्राकृतिक स्रोत। प्रकृति ने जो बनाए हैं वो प्राकृतिक स्रोत होंगे। कौन कौन से? यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि प्राकृतिक इनमें से कौन सा प्राकृतिक स्रोत है, तो आप लिख सकते हैं इसमें प्राकृतिक स्रोत है सूर्य है, चंद्रमा, तारे, जुगनू, मछलियां। ठीक है, ये सब किसकी श्रेणी में आते हैं? ये प्राकृतिक स्रोत, ये स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, तो ये प्राकृतिक स्रोत होंगे। नेक्स्ट से दूसरा होगा कृत्रिम, जो अपन मानव ने बनाए हैं। मानव द्वारा जो निर्मित स्रोत होंगे वो कौन से होंगे? कृत्रिम होंगे, जिनकी श्रेणी में आते हैं बल्ब, ठीक है, ट्यूबलाइट, एलईडी, ये सब किसकी श्रेणी में आएंगे? कृत्रिम। तो यहां से क्वेश्चन आपके पास बन सकता है। अब इनमें से भी एक क्वेश्चन और बन जाएगा कि दीप्त स्रोत और अदीप्त स्रोत कौन से होते हैं। भाई दीप्त वो है जो चमकते हैं, खुद चमकते हैं, उनका स्वयं का प्रकाश है, वो दीप्त स्रोतों की श्रेणी में आते हैं। और अदीप्त कौन से? अदीप्त वो किसी दूसरे प्रकाश स्रोत के कारण या किसी दूसरी वस्तु के कारण प्रकाशमय होते हैं, प्रकाशित होते हैं, वो किसकी श्रेणी में आएंगे? वो अदीप्त स्रोतों की श्रेणी में आएंगे। उनके भी कुछ एग्जांपल्स हैं, यहां से भी आपके पास क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो फर्स्ट आपके पास में होगा दीप्त स्रोत, दीप्त स्रोत। डेफिनेशन भी लिख सकते हो, वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाशित होते हैं, स्वयं प्रकाशित होते हैं, वो कौन से होंगे? वो दीप्त होंगे। जैसे कि कौन है? एग्जाम्पल लिखें तो सूर्य है, ठीक है, सूर्य के बाद में जुगनू है, ठीक है, मछलियां हैं, ये किसकी श्रेणी में आते हैं? ये दीप्त आएंगे। दूसरा है अदीप्त। अदीप्त स्रोत जो स्वयं प्रकाशित नहीं होते, दूसरे स्रोत की सहायता से या दूसरी वस्तु की सहायता से प्रकाशित होते हैं, तो वे स्रोत, जो स्रोत भी कह सकते हो आप, इन्हें वस्तुएं भी कह सकते हो, वे स्रोत जो अन्य वस्तु की सहायता से, अन्य वस्तु की सहायता से प्रकाशित होती हैं, प्रकाशित होती है, ठीक है। एग्जाम्पल में लिखें तो जैसे चंद्रमा है,
चंद्रमा का स्वयं का प्रकाश नहीं है, सूर्य के प्रकाश को ग्रहण करके उसकी सहायता से चमकता है। जैसे कि पृथ्वी भी आप कह सकते हो, पृथ्वी है, कांच है, कांच स्वयं प्रकाश नहीं उत्पन्न करता, जब इस पे रिफ्लेक्शन होता है तो उससे प्रकाशित चमकता है। ठीक है, या और भी कोई पत्थर जैसे चमकते हुए अपने को दिखाई देते हैं, तो वो भी किसकी श्रेणी में आते हैं? एल्गिया की श्रेणी में। तो ये कुछ आपके पास में स्रोत थे, प्राकृतिक और कृत्रिम, और ये थे दीप्त और अदीप्त वस्तुएं कह दो या स्रोत कह दो। यहां से ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन इजीली बन सकता है। तो आप एग्जांपल्स इनके ध्यान रखें कि कौन से किस प्रकार से होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करेंगे प्रकाश की। प्रकाश के जो अभी मैंने प्रभाव बताए हैं, उन प्रभावों की बात करेंगे। अपवर्तन हुआ, परावर्तन हुआ, ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हुआ, ये सब चीजें अपन इनमें पढ़ेंगे। तो देखें, सबसे फर्स्ट जो टॉपिक है वो है प्रकाश का परावर्तन। बड़ा ही इजी है, प्रकाश का परावर्तन। देखो, प्रकाश जो है किसी भी माध्यम में गमन करता है। कोई भी माध्यम आप ले सकते हैं, हवा ले लिया, पानी ले लिया, कांच ले लिया, या और कोई माध्यम है। तो प्रकाश जो आपके पास में होगा, जब गमन करता है तो उसका जो वेग है वो उस माध्यम पे डिपेंड करता है। अगर माध्यम समान है तो उस प्रकाश का वेग भी समान होगा। और प्रकाश का वेग सर्वाधिक कहां होता है? सर्वाधिक होता है निर्वात में। तो यहां साइड में मैं लिख देता हूं, प्रकाश का सर्वाधिक वेग निर्वात में होता है, निर्वात में होता है, जिसे अपन C से डिनोट करते हैं, और उसकी वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड। ठीक है, तो प्रकाश का सर्वाधिक वेग होगा निर्वात में, जिसका मान होता है 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड। अब इसके अलावा, निर्वात के अलावा कोई भी आप माध्यम लेंगे, उसमें प्रकाश का वेग इससे तो कम ही होगा, और प्रत्येक माध्यम में वेग अलग अलग होगा। अगर आपने माध्यम समान लिया है तो वेग भी क्या रहता है? समान। अब प्रकाश कई प्रकार से आप देखते हैं। इसमें जो दृश्य प्रकाश है उसकी अलग अलग तरंगदैर्ध्य होती है सबकी, उसके आधार पर उसका कलर डिसाइड है। यहां पर जो दृश्य प्रकाश है, उस दृश्य प्रकाश जो अपन देख सकते हैं, वो दृश्य प्रकाश की यहां पर दूसरा पॉइंट मैं बना के लिख देता हूं। दृश्य प्रकाश, जो दृश्य प्रकाश है उसकी जो रेंज होती है वो अपने पास होती है 3800 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, 3800 से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है। तो दृश्य प्रकाश की श्रेणी आपसे पूछ ले तो आप ये बताएंगे। तो अभी अपन प्रकाश के परावर्तन की बात कर रहे थे। तो परावर्तन क्या होगा कि कोई भी आपके पास एक सतह है, समतल सतह, उस पर प्रकाश किरणें आपतित होती हैं। तो प्रकाश किरणें उस सतह से टकराकर अगर वापस उसी माध्यम में लौट जाती हैं तो इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। कैसे? देखिए, एक मेरे पास में एक समतल सतह थी, और इस समतल सतह पर कोई प्रकाश किरणें आपतित हो रही हैं। इसके ऊपर ये एक अभिलंब ले लिया मैंने, अभिलंब जो इसके लंबवत होगा, नॉर्मल से अपन कहते हैं इसको, तो N एंड S। अब कोई प्रकाश किरण इस अभिलंब से कोई कोण बनाती हुई आपतित होती है। कोई कोण बनाती हुई क्या होती है? आपतित होती है। तो इस माध्यम से आ रही है, यह कोण आपतन कोण होगा, एंगल I से डिनोट करते हैं। और इस समतल सतह से टकराकर वापस अगर उसी माध्यम में लौट गई, देखो वापस उसी माध्यम में चली गई, तो इसी घटना को अपन क्या कहेंगे? प्रकाश का परावर्तन। तो यहां पे जो मैंने बनाई है इसको अपन कहेंगे परावर्तक पृष्ठ या सतह कह दो, परावर्तक सतह है। और ये होगा अभिलंब,
ये होगी आपतित किरण, जो अभिलंब से कोण बनाती हुई आपतित होती है उसे कहते हैं आपतन कोण आई। और ये हो जाएगी परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। परावर्तित किरण अभिलंब से जो कोण बनाएगी उसे कहते हैं अपन परावर्तन कोण। इसे मैंने आर से डिनोट किया है, तो इसे आप कहेंगे प्रकाश का परावर्तन। भाई प्रकाश का परावर्तन जो है इसके कुछ नियम हैं और इसके प्रकार हैं। तो पहले नियमों की चर्चा करेंगे। तो परावर्तन के नियम, नेक्स्ट अपना है परावर्तन के नियम। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आपतन कोण जो है वो परावर्तन कोण के इक्वल होता है, तुल्य होता है। तो फर्स्ट यही है, एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर। बस शॉर्ट में आप याद रखें कि पहला जो नियम है वो होता है एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर। दूसरा जो नियम है वो ये है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं और देखो एक ही बिंदुगामी होते हैं, इसी बिंदु से जा रहे हैं तीनों, तो एक ही तल में होंगे और एक ही बिंदुगामी होंगे। तो अपन लिख सकते हैं कि आपतित किरण, परावर्तित किरण व अभिलंब तीनों एक ही तल में तथा एक ही बिंदु से गुजरते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास में परावर्तन के नियम है। तो जो परावर्तित किरण है इसके अपन किस प्रकार से परावर्तित होती है, ये जो आपने सतह ली है इस सतह के आधार पर जो आपका परावर्तन है वो दो प्रकार का होता है। तो नेक्स्ट अपन देखें कि प्रकाश के परावर्तन के प्रकार। परावर्तन के प्रकार। तो फर्स्ट जो आपके पास में आता है वो है नियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन कौन सा होगा, देखो कोई स्मूथ बिल्कुल चिकनी सतह जो अगर आप लें, समतल होगी और चिकनी सतह होगी, तो उस पर जो परावर्तन होता है वो नियमित होगा। जैसे समतल सतह है जिसको अपन कहेंगे परावर्तक सतह है, इस पर कोई प्रकाश किरणें इस प्रकार से आपतित होती हैं। ठीक है, ये प्रकाश किरणें इस प्रकार से आपतित होती हैं, तो परावर्तन के पश्चात जिस प्रकार ये समांतर आपतित हुई हैं, तो परावर्तन के पश्चात उसी प्रकार से एक समान दिशा में ही क्या होती हैं, परावर्तित होती हैं। तो ये हो गई आपतित किरणें और ये हो गई परावर्तित किरणें। तो इस प्रकार का जो परावर्तन है वो होगा नियमित परावर्तन। ठीक है, दूसरा होगा विसरित परावर्तन। विसरित परावर्तन में जो परावर्तक सतह है वो समतल या चिकनी नहीं होगी, यहां उबड़ खाबड़ कह सकते हो, जिगजैग टाइप से, मान लो कि कुछ इस प्रकार से कोई सतह है। तो ये जो परावर्तक सतह होगी इस पर जब प्रकाश किरणें आपतित होती हैं कुछ इस प्रकार से, तो परावर्तन के पश्चात ये प्रकाश किरणें अलग अलग दिशाओं में फैल जाती हैं कुछ इस प्रकार से।
ये कुछ इस प्रकार से चली जाएंगी अलग अलग दिशाओं में। तो ये तो हो जाती हैं परावर्तित। इस प्रकार का जो परावर्तन होगा वो कौन सा होगा? विसरित परावर्तन होगा। ठीक है, तो बड़ा ही इजी है, यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, बड़े इसके एग्जाम्पल जो भी अपन सामान्यतः देखते हैं, जैसे कांच से अपनी तरफ फ्लैश आता है टकराकर, है ना, तो वो परावर्तन का एक उदाहरण है। ठीक है, तो इसके अपन प्रतिबिंब निर्माण की बाद में चर्चा करेंगे। नेक्स्ट जो अपना टॉपिक होगा वो होगा प्रकाश का अपवर्तन। तो सेकंड जो है वो होगा प्रकाश का अपवर्तन। देखो, परावर्तन में क्या था कि प्रकाश किरण जिस माध्यम से आ रही थी वापस उसी माध्यम में लौटती है। यहां पे कुछ ऐसा होगा कि एक यहां पे सतह लेंगे जो कि पारदर्शी सतह होगी। कैसी सतह होगी? पारदर्शी सतह। तो यहां पे एक सतह मैंने इस प्रकार से ये ली है, ये पारदर्शी सतह है जो किन्हीं दो माध्यमों को पृथक करती है। किनको? दो माध्यम, मतलब ऊपर जो माध्यम है वो अलग है जिसका अपवर्तनांक मैंने कहा μ1, और नीचे जो माध्यम है उसका अपवर्तनांक मैंने कहा μ2। अपवर्तनांक क्या है? अभी मैंने बताया था कि जब माध्यम परिवर्तित होता है तो प्रकाश का वेग बदलता है। प्रकाश का क्या बदलेगा? वेग। तो निर्वात या किसी एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम में प्रकाश के वेग में कमी या वृद्धि, कितने गुना कमी हुई या कितने गुना वृद्धि हुई, उसको कौन बताएगा? उसको अपवर्तनांक बताता है। ठीक है, तो अपवर्तनांक एक संख्या है, मात्रक विहीन और विमा विहीन संख्या होती है, जिसे अपन म्यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, और इसी पे प्रकाश की चाल निर्भर करती है। अभी अपन इसकी बात करेंगे। तो ये एक सतह है जो कि दो माध्यमों को पृथक कर रही है। तो मैंने ऊपर एक माध्यम ले लिया और नीचे कोई दूसरा माध्यम ले लिया जिसका अपवर्तनांक μ2 है। ये अभिलंब है n डैश। अब कोई प्रकाश किरण अभिलंब से कोई कोण बनाती हुई आपतित होती है, ये आपतित किरण है। आपतन कोण हो जाएगा एंगल I। तो इस जो आपने सतह ले रखी है जो दो माध्यमों को पृथक कर रही है, इस सतह से टकराने के पश्चात या तो वो अपने अभिलंब से दूर हटेगी या अभिलंब के पास आ गई। आप ये कह सकते हो कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मूल पथ से विचलित हो जाती है। इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इसी घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो मूल पथ से विचलित हो जाएगी, तो जानी तो ऐसे चाहिए थी, लेकिन वो चली कैसे जाती है? कुछ इस प्रकार से चली जाती है। ठीक है, तो ये जो घटना है ये क्या हो जाएगी? प्रकाश का अपवर्तन। ये हो जाता है अपवर्तन कोण। जो अपवर्तित किरण, तो इसको कहते हैं आपतित किरण और इसको कहते हैं अपवर्तित किरण। क्लियर है? तो दोनों माध्यमों में इस प्रकाश किरण का वेग क्या होगा? डिफरेंट होगा। ये आपतन कोण और ये अपवर्तन कोण। अब इसके भी कुछ नियम अपने को देखने को मिलते हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट है तो अपवर्तन के नियम। पहला देखो, आपतन कोण को अपने I से डिनोट किया है और अपवर्तन कोण को अपन ने R से डिनोट किया है। तो आपतन कोण की ज्या होता है साइन। आपतन कोण की ज्या साइन I और अपवर्तन कोण की ज्या साइन R का अनुपात दोनों जो आपने माध्यम ले रखे हैं उनके अपवर्तनांक के
अनुपात के इक्वल होगा। कैसे, देखें इस प्रकार से μ2 अपॉन μ1, या फिर मैं ये कह सकता हूं कि दोनों का जो अनुपात आएगा वो एक नियत मान होगा। तो कह सकते हैं कि आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात नियतांक होता है। मैं इक्वल कह सकता हूं, क्या होता है, नियतांक। और पहले के सापेक्ष दूसरे का है, इसलिए मैं उसको लिख सकता हूं μ2 1। तो ये जो आपके पास इक्वेशन मैंने लिखी है, इसको कहते हैं स्नेल का नियम। क्या कहते हैं, स्नेल का नियम। तो ये ऐसे भी आ सकता है और ऐसे भी पूछा जा सकता है कि स्नेल का नियम क्या है। तो स्नेल के नियम के लिए ये आपको इक्वेशन मिलेगी, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू μ2 अपॉन μ1 इज इक्वल टू, आपको नियतांक भी मिल सकता है या फिर μ2 1 भी मिल सकता है। क्लियर है। अपवर्तनांक मैंने अभी बताया क्या होता है। सेकंड नियम वही है जो परावर्तन का था। क्या है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं और एक ही बिंदुगामी होते हैं। ये दो नियम इसके मुख्य हैं। अब यहां से अपवर्तनांक की अपन बात करेंगे तो नेक्स्ट अपवर्तनांक। अपवर्तनांक को किससे डिनोट करते हैं, म्यू से। म्यू से डिनोट किया जाता है। डेफिनेशन मैंने बता दी कि किसी माध्यम में प्रकाश का वेग निर्वात या किसी एक माध्यम के सापेक्ष जितने गुना कम या ज्यादा होता है उसी संख्या को अपवर्तनांक कहते हैं। और म्यू इज इक्वल्स टू यहां होता है c अपॉन वी। c होता है प्रकाश का वेग। तो अपन सबसे ज्यादा वेग निर्वात में है, तो निर्वात के सापेक्ष अपन तुलना करते हैं। तो c, यहां c होता है प्रकाश का निर्वात में वेग, जिसका मान अपन ने बताया है, अभी लिखा था। और v जो है वो होता है माध्यम में वेग, माध्यम में वेग। तो जितने गुना कमी या वृद्धि होगी उसी को अपन म्यू कहेंगे। और म्यू का जो मान है वो अपवर्तनांक सबसे ज्यादा म्यू अपवर्तनांक जो वो अपने पास में सॉलिड का है, ठीक है, फिर आपके पास में लिक्विड का और फिर किसका, गैस का। तो यहां से ये भी पूछा जा सकता है म्यू जो है ठोस का सर्वाधिक, उसके बाद में द्रव का उससे भी कम, और उसके बाद में गैस का। ठीक। तो अगर आप निर्वात की बात करें तो निर्वात के लिए आप v की जगह c पुट करेंगे। c पुट करेंगे तो यहां पे c अपॉन सी इज इक्वल्स टू 1। तो निर्वात के लिए म्यू इज इक्वल्स टू 1 होता है। म्यू इज इक्वल्स टू क्या होगा, 1। बाकियों के लिए इससे ज्यादा ही होगा, 1 से ज्यादा ही आपको मिलेगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहां पर वेग का मान कम, और वेग का मान अगर कम है तो ये वाली संख्या छोटी, ये बड़ी, तो म्यू का मान ऑलवेज ग्रेटर देन 1 आएगा किसी भी माध्यम के लिए। क्लियर है। तो ये आपके पास इस प्रकार से आप इसको अपवर्तनांक को लिख सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो ये अब प्रकाश का जो अपवर्तन था वो। एक बात आप यहाँ पे ये ध्यान रखेंगे कि जो वेग होता है वो प्रकाश का वेग भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न, इसके कुछ प्रभाव अपने दैनिक जीवन में देखने को मिलते हैं। वो प्रभाव, वो उदाहरण आपको याद रखने हैं। तो इसके कुछ उदाहरण हैं, एग्जाम्पल्स हैं, वो मैं लिख देता हूं कौन कौन से हैं। फर्स्ट, जब आपने देखा होगा कि कोई कांच का अपने पास पानी से भरा हुआ गिलास है, उसमें अगर आप कोई पेंसिल डुबोते हैं तो वो पेंसिल मुड़ी भी दिखाई देती है। कोई आपने पात्र ले रखा पानी से भरा हुआ, तो उसका पेंदा जो है वो उठा हुआ दिखाई देता है। वो किसके कारण दिखाई देता है, वो इसी अपवर्तन के कारण दिखाई देता है। ठीक है, तो और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, वो अपन यहाँ पे लिख देते हैं। तो फर्स्ट आपके पास है पानी से भरे गिलास में पेंसिल का मुड़ा हुआ
दिखाई देना। दूसरा एग्जांपल आपके पास, पानी से भरे पात्र के पेंदे का ऊपर उठा दिखाई देना। नेक्स्ट अपना थर्ड होगा, तारों का टिमटिमाते दिखाई देना। तारे अपने को टिमटिमाते भी दिखाई देते हैं, किसके कारण? अपवर्तन के कारण दिखाई देना। एक चीज और कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय, सूर्योदय होता नहीं उससे पहले अपने को सूर्य दिखाई देता है, लगभग 2 मिनट पहले, और सूर्यास्त होने के पश्चात भी 2 मिनट तक अपने को सूर्य दिखाई देता है। किसके कारण? अपवर्तन के कारण। तो यहां पर वो भी अपन लिखेंगे, सूर्योदय से पहले तथा सूर्यास्त के बाद सूर्य का दिखाई देना। यह भी किस में आएगा? अपवर्तन में। आपने देखा होगा कि कोई भी कांच का गिलास है, उसमें पानी और उसमें अगर नींबू भरा हुआ, नींबू रखा है उसके पेंदे में, तो नींबू की जो साइज है वो अपने को बड़ी दिखाई देती है। वो भी किसके कारण? अपवर्तन के कारण। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स थे जो अपवर्तन के हैं। एक लास्ट इसके अंदर अपवर्तन में मोस्ट इंपोर्टेंट अपन ने कहा था कि वो अपने पथ से जब दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पथ से विचलित हो जाती है, मुड़ जाती है, या तो अभिलंब के पास आएगी या अभिलंब से दूर जाएगी। तो कौन सी स्थिति में पास आती है और कौन सी स्थिति में दूर जाती है, ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। ये यहां पे नोट लगा के अपन लिखते हैं कि जब सघन से विरल में जाएगी, सघन से कैसे जाएगी? विरल में। देखो सघन का मतलब है कि यहां पे जो आपके पास में माध्यम ले रखा उसका अपवर्तनांक आपके पास ज्यादा, तो उसी स्थिति में सघन से किस में जा रही है? विरल में। कठिनाइयों से सरलता की ओर जा रही है, तो यहां पर उसको किसी के साथ की आवश्यकता नहीं, तो अभिलंब से क्या होगी? दूर हटेगी। तो इस स्थिति में क्या होगा? अभिलंब से दूर। और जब विरल से सघन में, विरल से सघन में गमन करती है तो अभिलंब के पास आएगी। वही बात है कि जब अपने सरलता से कठिनाइयां अपने जीवन में आती हैं तो अपने को किसी के साथ की आवश्यकता है। यहां पे साथ कौन देगा? अभिलंब देगा। कौन देगा? अभिलंब। तो अभिलंब के पास आएंगी, और जब विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर जाती हैं। ठीक है, सघन में वेग कम हो जाता है, विरल में वेग क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। तो यहां पर इस प्रकार से यह प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश से संबंधित और भी घटनाएं जिनको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।